बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में हमने यूनिट 2 एंडोक्राइन नर्सिंग स्टार्ट किया हुआ है। इसमें से हमने 3 डिजीज़ कंप्लीट कर लिए। डिजीज़ नंबर 4 जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और उनका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, हम डिज़ीज़ नंबर 4 इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि हमने इसके ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। ट्रीटमेंट्स में हमने ड्रग्स वगैरह पढ़ लिए, जो डाइट थी वो भी पढ़ लिया। अब फिज़िकल एक्टिविटी आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय मुश्तफ़ा अज़हर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके, और इस वीडियो लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िकल एक्टिविटी। अब फ़िज़िकल एक्टिविटी डायबिटीज़ मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए क्यों ज़रूरी है? तो लिखा है, एक्सरसाइज लोवर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेंटेन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्प ब्लड वेसल परफॉर्म मोर इफेक्टिवली एंड मे रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंसुलिन नीडेड। यानी कह रहा है कि एक्सरसाइज जो है इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल भी लोअर हो सकती है, साथ में कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ये मेंटेन रखती है। ब्लड वेजल्स अपने फंक्शन जो है सही तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं, इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा इंसुलिन की जितनी नीड होती है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनमें ये शुगर को ब्लड से उठा के सेल की तरफ ले जाने के लिए जितनी इंसुलिन चाहिए होती है, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनमें इतना ज़्यादा इंसुलिन जो है वो नहीं चाहिए होता है ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स की तरफ ले जाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, कि हमारे जो जितने भी 11 बॉडी सिस्टम्स हैं सब पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट होते हैं एक्सरसाइज के। डेली जो एक्सरसाइज होता है, रूटीन में जो नॉर्मल एक्सरसाइज होती है उसकी। फिर लिखा है कि डियर फॉर द पेशेंट शुड फॉलो ए कंसिस्टेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम इंगेजिंग इन एक्टिविटी व्हेन ग्लूकोज लेवल आर हाई। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं उनके लिए बता रहा है कि उनको चाहिए कि वो कंसिस्टेंट एक्सरसाइज करें, यानी कंटिन्यूसली एक्सरसाइज प्रोग्राम अपने लिए अरेंज करें, ख़ुद को एक्टिविटी में इंगेज करें। अगर उनका ग्लूकोज लेवल जो है वो हाई हो रहा है तो फिर उनको ख़ुद को एक्टिविटीज़ में इंगेज करना चाहिए। Carbohydrate intake must be increased if the patient exercise when glucose level are low। अगर पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा हो तो इसमें भी इस तरह हो सकता है कि उसका ग्लूकोज लेवल लो हो सकता है, तो उस टाइम कार्बोहाइड्रेट की इनटेक जो है वो ज़रूरी है। Onset can occur in minutes to hours, but most often before meals, especially if meals are delayed or snacks omitted। और ये जो एक्सरसाइज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होती है, कभी कभार डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट में भी ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो उसकी ऑनसेट जो है मिनट्स में भी हो सकती है, कुछ घंटों में भी हो सकती है, यानी विद इन मिनट्स भी उसकी ऑनसेट हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर उस टाइम होता है कि बिफ़ोर मील बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, या फिर मील्स जो है वो डिले हो गए हैं, या फिर कोई स्नैक जो है वो ओमिट किया हुआ है और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो इस टाइम पे ये चांस होता है, ये रिस्क होता है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो। Severe signs and symptoms may include bladder spasm, blood glucose level less than or equal to 70 mg per deciliter, bradycardia, bradypnea, confusion, cool moist skin, hallucinations। यानी कुछ सीवियर साइन सिम्टम्स जो है वो इस तरह होते हैं कि ये एकदम से उनकी जो ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर है, इसकी स्पाजम हो जाती है, उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है या तो वो 70 mg पर डिसीलीटर रह जाता है या इससे भी कम हो जाता है। ब्रेडिकार्डिया होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ब्रेडिपनिया होता है, सांस वो सही तरीके से नहीं ले सकते, सांस में कमी आ जाती है ब्रीथिंग रेट में। कन्फ्यूजन उनको होती है, वो उनका जो स्किन होता है वो कूल होता है और मॉइस्ट होता है। हेलुसिनेशंस यानी ऐसे ऐसे उनके माइंड में ऐसी बातें आती है जो कि हकीकत में नहीं होती, यानी वो ख्यालों में चले जाते हैं। लाइट हेडनेस, उनका जो सर है उनको लगता है कि बिल्कुल लाइट सा इस तरह महसूस हो रहा है। मेमोरी लॉस हो जाती है, नौजिया उनको होता है, झटके आते हैं, फिर कोमा भी हो सकती है।
स्लाइटली रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकती है, क्योंकि ब्रेडिपनिया है यानी सांस ब्रीथिंग रेट जो है वो डिक्रीज़ है, तो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी कमुलेशन हो रही है, तो इस वजह से स्लाइट रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो सकती है। विजन डिस्टर्बेंस आ सकते हैं और वॉमिटिंग भी साथ में हो सकती है। माइल्डर साइन सिम्टम्स में इंक्लूड, और माइल्ड साइन सिम्टम्स में क्या है, स्वीटिंग हो सकती है। अगर मामूली हद तक हाइपोग्लाइसीमिया हो तो फिर स्वीटिंग उनको आ सकती है। झटके ट्रिमर यानी झटके आ सकते हैं। ट्रैकिकार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है। पल्पिटेशन यानी इर्रेगुलर हार्ट बीट हो सकते हैं। और हंगर उनको भूख लग सकती है। Hypoglycemia is treated with 15 gram of carbohydrate, 4 ounce apple juice or 4 ounce रेगुलर सोडा। इस किस्म की हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है, माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया, तो इसको हम या तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे के ट्रीट कर सकते हैं, या फिर अगर हम 4 ऑन्स जो है एप्पल जूस दे, या 4 ऑन्स रेगुलरली सोडा दे, या फिर 8 ऑन्स स्किम मिल्क दे। स्किम मिल्क उस मिल्क को कहते हैं कि जिसमें फैट जो है बिल्कुल रिमूव किया गया हो, ऐसे मिल्क को हम स्किम मिल्क कहते हैं। 3 ग्लूकोज टेबलेट से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, या अगर हम 5 हार्ड कैंडीज़ दे दें यानी टॉफ़ी वगैरह दे दे तो इससे भी जो है ट्रीट हो सकती है। इफ़ द पेशेंट इज़ अवेक, लेकिन अगर पेशेंट होश में है, वो अवेक है। इफ़ द पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस, अगर पेशेंट होश में नहीं है, ट्रीटमेंट इज़ एन IV बोलस ऑफ 50% एक्सट्रूज सोल्यूशन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इंट्रावेनसली पेशेंट को एक बोलस ऑफ 50% एक्सट्रूज सोल्यूशन लगा लेते हैं, या हम ग्लूकागॉन देते हैं सबक्यूटेनियसली या इंट्रामस्कुलरली देते हैं। द पेशेंट रिक्वायर फॉलो अप ग्लूकोज मॉनिटरिंग, और पेशेंट को चाहिए होता है कि उसको बार बार जो है अपने ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करने के लिए उसको फॉलो अप करने होते हैं, यानी बार बार ग्लूकोज को मॉनिटर करना पड़ता है। Hyperglycemia is a condition in which the blood glucose level exceed 140 mg per deciliter। यानी हाइपरग्लाइसीमिया आप लोगों को पता है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक्सीड कर जाता है, 140 mg पर डिसीलीटर को भी एक्सीड कर जाता है। When blood glucose level exceed 180 mg per deciliter, glucose is excreted in urine along with large amount of water and electrolytes। अब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 180 mg पर डिसीलीटर को क्रॉस कर जाए तो फिर यूरिन में जो है ग्लूकोज की एक्सक्रीशन होती है, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है एक्सक्रीट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। आपसे MCQs बन सकती है, MCQs तरह आपसे पूछा जा सकता है MCQs में कि कितने mg पर डिसीलीटर को अगर क्रॉस किया जाए ब्लड शुगर लेवल तो तब यूरिन में ग्लूकोज आ जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि अगर 180 mg पर डिसीलीटर क्रॉस हो तो फिर यूरिन में जो है शुगर आ जाती है, यानी ग्लूकोज आ जाती है, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, साथ में एक्सेसिव थ्रस्ट होता है, क्योंकि अंदर जो है वाटर एक्सेसिव अमाउंट में अगर एक्सक्रीट हो रही है तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी आती है, तो इस बंदे को बार बार जो है थ्रस्ट होती है, भूख भी लगती है और कीटोसिस इसके साथ में होता है। कीटोसिस किसे कहते हैं? कीटोसिस स्टूडेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उनमें उनके जो बॉडी है, बॉडी के अंदर उनको इनफ कार्बोहाइड्रेट, उनकी जो कार्बोहाइड्रेट जो बर्न होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट की जो ब्रेकडाउन है वो इनफ होती है एनर्जी के लिए, उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन इनफ होती है। तो इस वजह से उनमें इनफ इसलिए होती है ना क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, अब ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही एकमुलेट हो रही है, ब्लड से सेल की तरफ जा नहीं रही है, क्योंकि इंसुलिन नहीं है तो सेल की तरफ नहीं जा रही है, सेल की तरफ नहीं जाएगी तो इसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो सेल्स को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। फिर इस टाइम हमारा बॉडी क्या करता है, बॉडी के अंदर फैट्स होती है उनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट कर लेती है। तो फैट्स की जब ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है तो इसके रिजल्ट में कीटोन्स बनते हैं जो कि फ्यूल के लिए, एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं। अब ये कीटोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये कीटोन्स नेचर में एसिडिक होते हैं,
तो फिर हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हुआ है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है, DKA भी हम कहते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। DKA का जो कंडीशन है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिसे हम कहते हैं, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो कि जो जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उन लोगों को ही ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है। ये इसमें जब ये फैट्स जो होते हैं फास्ट रेट से इनकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, यानी बहुत ज़्यादा फैट की ब्रेकडाउन होती है, क्योंकि बॉडी को तो एनर्जी चाहिए होती है और वो इंसुलिन नहीं है तो ये एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी फैट जो है वो फ्यूल के लिए उनकी ब्रेकडाउन होती है और कीटोन्स बनते हैं। इन कीटोन की बनने की वजह से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ये कीटोन नेचुरली ये एसिडिक होते हैं, तो इस वजह से ब्लड जो है एसिडिक हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब ब्लड अगर एसिडिक बन जाता है तो आप लोगों को पता है कि ये कितनी ख़तरनाक कंडीशन होगी, यानी ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसकी वजह से डेथ भी काज हो सकती है। तो लिखा है कि हाइपरग्लाइसीमिया इज ट्रीटेड विद शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एक्सरसाइज टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपरग्लाइसीमिया को हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के ज़रिए साथ में एक्सरसाइज के ज़रिए हम ट्रीट कर सकते हैं। इनकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो लोअर हो सकती है। Diabetic ketoacidosis result from too little insulin which prevent glucose from enter in cells and cause it to accumulate in the blood। अब देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों होती है, क्योंकि अगर जब टू लिटिल इंसुलिन है तो इसकी वजह से ग्लूकोज सेल में इंटर नहीं हो पा रही है, यानी ग्लूकोज को सेल की तरफ ले जाने वाला चीज़ नहीं है, इंसुलिन नहीं है, तो फिर ये ब्लड में ही एकमुलेट हो जाती है और सेल्स की तरफ जाती नहीं है, इसकी ब्रेकडाउन नहीं होती। सेल को एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी हासिल करने के लिए फैट्स की ब्रेकडाउन, उसके रिजल्ट में कीटोन्स एसिडिक है तो फिर कीटोएसिडोसिस। इस कंडीशन को हम कीटोएसिडोसिस कहते हैं। Diabetic ketoacidosis is treated with regular IV insulin, IV fluid to supplement intravascular volume, potassium replacement and sodium bicarbonate if the pH is less than 6.9। यानी ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है इसको रेगुलर इंसुलिन लगा के ट्रीट किया जाता है। फिर जब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाती है इस टाइम रेगुलर इंसुलिन लगाया जाता है, IV फ्लूइड सप्लीमेंट भी दिए जाते हैं, इंट्रावेनस वॉल्यूम जो है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, पोटाशियम की रिप्लेसमेंट भी की जाती है और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट भी दिया जाता है। अगर पीएच जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी की तरफ जा रहा है, 6.9 हो गया है, तो उस टाइम बाइकार्बोनेट भी एडमिनिस्टर करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। अब एक और कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है HHNS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। ये जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम है स्टूडेंट्स, कभी कभार इसको कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम। तो HHNS है, इसको ये स्टूडेंट्स इसको HHS भी कहा जाता है, यानी हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। ये कब होती है स्टूडेंट्स, ये भी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हाई ब्लड शुगर होता है, शुगर लेवल जो है इसकी ब्लड में लेवल इंक्रीज़ होती है HHNS में भी, और ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। ये किसी भी पेशेंट में हो सकती है, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या ना हो, किसी भी पेशेंट में। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो है वो हमेशा उन लोगों में होती है जिनको डायबिटीज़ होता है, लेकिन ये जो हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक जो नॉन कीटोनिक सिंड्रोम है ये उन लोगों में भी हो सकती है जिनको डायबिटीज़ ना हो, लेकिन मेनली वो लोग जिनका एज भी जो है वो ओल्डर हो, यानी एज भी जो है उनका 50 या 70 से अबाव हो, और साथ में उनको डायबिटीज़ टाइप 2 हो, तो उन लोगों में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। अब हम
डायबिटीज़, केटोएसिडोसिस और ये जो हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम है, इनमें फ़र्क हम किस तरह कर सकते हैं। अब जो DKA होता है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, इसमें कीटोएसिडोसिस होती है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, लेकिन साथ में इसमें कीटोएसिडोसिस होती है। फ़ैट की ब्रेकडाउन की वजह से कीटोन्स बनते हैं, लेकिन जो HHNS होता है, इसमें कीटोन नहीं बनते, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन कीटोनिक। इसमें कीटोसिस नहीं होती, कीटोन नहीं बनते। तो ये इनमें डिफरेंस है। दोनों में शुगर लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अब हम कहते हैं कि ये जो HHNS होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस की वजह से, हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी ये काज होती है। तो इन्फेक्शन की वजह से किस तरीके से काज होती है, तो इन्फेक्शंस स्टूडेंट्स असल में इस तरह करते हैं कि वो तमाम इन्फेक्शन जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो, तो उन डिहाइड्रेशन काज करने वाले इन्फेक्शंस की वजह से, या कोई ऐसे कंडीशंस, हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी हो जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो, तो उनकी वजह से ये जो HHNS है ये ट्रिगर होती है, ये कंडीशन सामने आती है। अब यहाँ पे लिखा है हाइपर ओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम रिजम्बल DKA, ये भी रिजम्बल करता है, यानी ये भी DKA ही की तरह होती है, लेकिन में फ़र्क मैंने आप लोगों को बताया है। लिखा है बट कीटोएसिडोसिस डजंट ऑकर, लेकिन इसमें कीटोएसिडोसिस नहीं होता। द पेशेंट हैज़ इनफ इंसुलिन टू इनहिबिट लिपोलाइसिस, इसमें पेशेंट में इतना इंसुलिन होता है कि वो लिपोलाइसिस को, लिपिड की ब्रेकडाउन को इनहिबिट कर सके। अब इनमें यहाँ पे लिखा है कि इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आगे इनमें कंपैरिजन है, तो वो जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। HHNS कैन बी प्रिसिपिटेटेड बाय इन्फेक्शन, ये जो HHNS है, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम है, ये इन्फेक्शंस की वजह से हो सकती है। मैंने आप लोगों को बताया मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकती है, पेंक्रियाटाइटिस की वजह से भी हो सकती है। अगर सीवियर बर्न हो और सीवियर बर्न को ट्रीट करने के लिए हाई कंसंट्रेशन में शुगर सोल्यूशन उसको लगाई जा रही है, तो ये भी जो है हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक नॉन कीटोनिक सिंड्रोम काज कर सकती है। स्ट्रेस की वजह से भी काज हो सकती है। अब स्ट्रेस किस तरीके से काज करती है, तो स्टूडेंट्स स्ट्रेस में इस तरह होता है कि जब एक बंदा जो है वो स्ट्रेस फील करता है, तो उसके बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसा कि कार्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये स्ट्रेस हार्मोन ने हम कहते हैं, ये रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से एक जो फ्लाइट एंड फाइट मूड होता है, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होती है, उसको हैंडल करने के लिए, रिस्पॉन्स उसको देने के लिए उस बंदे को बूस्ट अप एनर्जी मिल जाती है इन हार्मोन की वजह से, कार्टिसोल की वजह से, एड्रेनलिन की वजह से। लेकिन साथ में क्या होता है कि ये हार्मोन जो है साथ में इंसुलिन के प्रॉपर वर्क करने के लिए जो है उसके लिए ये मुसीबत पैदा कर देते हैं। इंसुलिन के लिए ये हार्डर बना देते हैं कि इंसुलिन इन हार्मोन की वजह से सही तरीके से काम नहीं कर पाता, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस काज कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करते हैं। इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है वो रेज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रेस की वजह से भी डायबिटीज़ भी हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, और ये जो हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम है ये भी हो सकती है। थेरेपी विद थायजाइड, डायूरेटिक्स, एमिनटोल, स्टेरॉइड, फेनेटोइन और टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन, यानी कुछ जो डायूरेटिक्स है इनकी वजह से भी डिहाइड्रेशन काज होती है। इसके अलावा ये जो फेनेटोइन है, एंटी सीजर ड्रग है, ये भी डिहाइड्रेशन काज करते हैं। इस वजह से इनकी वजह से HHNS हो सकती है। और साथ में टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट्स, TPN वो तमाम पेशेंट जो कि टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे होते हैं, तो उनको जो टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन सोल्यूशन दिया जाता है उसमें डेक्सट्रोज शामिल होता है। उस डेक्सट्रोज की वजह से वो लोग इस रिस्क पे होते हैं कि उनको हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम हो सकती है। वो जो हाई ब्लड शुगर लेवल की ये जो शिकायत होती है ना स्टूडेंट्स, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आप लोग देखेंगे आगे जाके कि जो लोग टोटल पेरेंटरल न्यूट्रिशन पे होते हैं, तो उन सबको मोस्टली ये शिकायत होती है कि उनको जो है हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है।
इसके अलावा यहाँ पे लिखा है इट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन पर्सन एजेस 50 to 70 हु हैव नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एज वेल एज इन दोज विद माइल्ड टाइप 2 डायबिटीज़। यानी ये अब जो HHNS है, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो। वो तमाम लोग जो कि 50 to 70 उनके एजेस है, जिनको जो है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ ना भी हो, तो उनमें भी ये हो सकती है। जैसे कि किसी को TPN पे है तो उनको होती है, किसी को हार्ट अटैक होती है तो उनको होती है, इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म इन्फेक्शंस की वजह से होती है। तो लेकिन वो पीपल जिनको माइल्ड टाइप 2 डायबिटीज़ हो तो उनमें भी ये कॉमन होती है। इट्स ट्रीटेड विथ इंसुलिन IV फ्लूइड विथ हाफ नॉर्मेसलाइन सोल्यूशन और नॉर्मेसलाइज सोल्यूशन एंड पोटाशियम रिप्लेसमेंट व्हेन यूरिन आउटपुट इज़ एडिक्वेट। अगर यूरिन आउटपुट जो है वो एडिक्वेट हो तो पोटाशियम रिप्लेसमेंट भी की जाती है, नॉर्मेसलाइन से भी इसको ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन साथ में IV इंसुलिन जो है वो भी लगाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इतना काफ़ी है इस वीडियो लेक्चर के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनमें जो है आगे एक टेबल है जिसमें हम मज़ीद इनमें ये जो DKA है और HHNS है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे, इनमें कंपैरिजन करेंगे और साथ में नर्सिंग इंटरवेंशन जो है डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए, टाइप 1 टाइप 2 और HHNS और DKA के लिए, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जल्द डाल ले, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।